हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं विद मॉक टेस्ट पेपर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 2 है ऑफ जून 24। क्वेश्चन 1 है व्हेन द रेंट कंट्रोल इज इम्पोज्ड अबव द करंट मार्केट प्राइस इट विल। अगर हम रेंट कंट्रोल इम्पोज कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस, करंट रेंट चल रहा है डिमांड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से 5,000 रुपीज, और रेंट कंट्रोल इसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, तो जनरली इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा इन द इकोनॉमी, क्योंकि अगर इसके नीचे गवर्नमेंट बोल देती कि इससे ज्यादा रेंट लैंडलॉर्ड चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन इसके ऊपर है तो ऑलरेडी मार्केट प्राइस इससे काफी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन दी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट इज सोशली डिजायरेबल बिकॉज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट सोशली डिजायरेबल क्यों होता है? बिकॉज इट रीअलोकेट्स वेल्थ फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज फर्म, स्मॉल से लार्ज फर्म्स की तरफ वेल्थ चली जाएगी, तो सोशली डिजायरेबल तो नहीं होगा, इट इज सोशली अनडिजायरेबल। इट एलोकेट्स रिसोर्सेज टू द मोस्ट डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्स एलोकेट हो पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द टेंडेंसी फॉर मैनेजर्स टू ऑपरेट अ फर्म इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेस देयर पर्सनल यूटिलिटी रादर देन फर्म्स प्रॉफिट्स। बेटा, जब एक मैनेजर यानी एजेंट का टेंडेंसी ये हो जाता है कि वो खुद का प्रॉफिट मैक्सिमम, खुद का यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है रादर देन फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, जो ओनर का इंटेंट होता है, जो प्रिंसिपल का इंटेंट होता है, तो उसे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। जैसा न्यू क्वेश्चन यू शुड मार्क इट। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सोशल फंक्शन इज सर्व्ड बाय प्रॉफिट्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये फायदा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट्स का। बी दे प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बेस्ट तरह से रिसोर्सेज एलोकेट हो पाएंगे उनके बेस्ट यूज में, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन बी। इफ वी नोटिस दैट an increase in the price of product X causes reduction in the demand for product Y, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X बढ़ गई जिसकी वजह से डिमांड ऑफ प्रोडक्ट Y कम हो गई है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है if we assume that the following scenario, as the average income of a consumer increases, the demand for fast food decreases, income बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी, तो ये कैसे गुड्स हैं? दिस विल बी एन inferior good, correct option is option B। the price elasticity of demand for a good will tend to be more elastic, कब ज्यादा इलास्टिक होगी? ऑप्शन ए, जब गुड को ब्रॉडली डिफाइन कर रहे हो। अगर ब्रॉडली डिफाइन कर रहे हैं, मतलब अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ सॉल्ट का डिमांड, सॉल्ट का डिमांड तो इनइलास्टिक है ना, लेकिन अगर मैं बोल दूं टाटा सॉल्ट का डिमांड, तो टाटा सॉल्ट का डिमांड वुड बी इलास्टिक, राइट? तो जब गुड्स को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं तो डिमांड इलास्टिक नहीं होती है, इनइलास्टिक होती है, आप अपनी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। द गुड हैज रिलेटिवली फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, कम सब्स्टिट्यूट्स में भी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू फुली एडजस्ट टू द प्राइस चेंज इन अ गुड। अगर कोई भी चेंज आता है प्राइस में, तो आपको उसके हिसाब से उसकी डिमांड में चेंजेस लाने में काफी लंबा टाइम लग जाता है, मतलब आपका डिमांड फिर से इनइलास्टिक हो गया है। ओके, एंड दैट इज व्हाई नन ऑफ द अबव इज ट्रू। बेटा, ये लॉन्ग पीरियड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड इन द मॉड्यूल। लॉन्ग पीरियड जो होता है वो था कि लंबा टाइम है कोई काम को करने में, तो तब आपका डिमांड इलास्टिक होता है। यहाँ पे आपको लंबा टाइम लगता है उसकी प्राइस के साथ एडजस्ट होने में, तो आपका डिमांड इलास्टिक नहीं होगा, रादर इट विल बी इन इलास्टिक। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन गुड्स ए एंड बी इज डिटरमाइंड टू बी एग्जैक्टली जीरो, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है तो गुड्स अनरिलेटेड है, ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन 9 है दी सप्लाई इंक्रीजेस व्हाइल डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई बढ़ गया है और डिमांड कम हो गई है, तो बेटा एक बात तो पक्की है, सप्लाई बढ़े या डिमांड कम हो तो प्राइस तो पक्के में गिरेगी, डिमांड के बारे में हम श्योरली कमेंट नहीं कर सकते, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल डेफिनेटली डिक्रीज, ऑप्शन सी सही है। इफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये एमपी है और एमपी नीचे है इन कंपैरिजन टू एपी, मतलब ये वाला सिनेरियो, एपी ऊपर है एमपी नीचे है, तो दोनों गिर रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 है इनपुट्स दैट कैन नॉट बी इजिली वेरीड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, जब बिल्कुल चेंज नहीं हो पाते इनपुट्स, तो ऐसे इनपुट्स को कहा जाएगा फिक्स्ड इनपुट्स, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स सॉरी कंप्यूटर्स टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, अगर आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑप्टिमल साइज कम हो जाएगा, ऑप्टिमल लॉट साइज रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, इट विल रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। ऑप्टिमल लॉट साइज हालांकि बढ़ना चाहिए, राइट, बट क्योंकि ए एंड सी सही है तो विल गो विथ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब स्टार्ट होगा? जब
एपी जनरली उसके मैक्सिमम पे होता है, तब डिमिनिशिंग डीआरएफ का फेज स्टार्ट होता है। एपी उसके मैक्सिमम पे है, यानी कि एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पे है। यहाँ पे अब एवरेज कॉस्ट रिलेटेड ऑप्शन नहीं देके रखा है, तो वील गो विद ऑप्शन ए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। जब उसके मिनिमम पे होता है तब डीआरएफ स्टार्ट होता है। इफ अ फर्म हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अगेन इसमें भी करेक्शन करो यार, इसे अपवर्ड स्लोपिंग कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का अपवर्ड स्लोपिंग रीजन की बात करें तो वो क्यों होता है, एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ रही होती है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीआरएस। Correct option is option A. It is experiencing diminishing returns to scale. Question number 15 है, price discrimination is a situation where price discrimination क्या होता है? जब different prices charge की जाती हैं in different markets. Option C सही है. One reason that the firm may experience increasing returns to scale. आईआरएस क्यों ऑपरेट होता है? क्योंकि वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड मशीनरी ला सकते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं उनको, डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, क्योंकि सारे ऑप्शन सही है। करेक्ट इज ऑप्शन डी। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, जहां टोटल कॉस्ट देके रखी है 22 लाख एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट देके रखी है 13 लाख, तो 9 लाख हो जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस टोटल फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन 18 है, विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज not typically have a negatively sloped market demand curve? वेरी गुड क्वेश्चन यार। बेटा तुम्हें अगर ये क्वेश्चन बोला जाता किस फर्म में, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, तो फिर हम परफेक्ट कंपटीशन पे टिक कर देते। लेकिन अगर तुम्हें वो ग्राफ ध्यान आ रहा है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से इंडस्ट्री डिसाइड करती है क्या प्राइसेस होगी, तो मार्केट का डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है परफेक्ट कंपटीशन में। फर्म वो प्राइस एज इट इज एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव टिपिकली हैव अ नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कौन सा मार्केट है बेटा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि इसमें इनोवेशन भी होता है और नंबर ऑफ सेलर्स भी काफी सारे हैं। Question 20, which of the following markets comes close to satisfying the assumption of perfectly competitive market? वैसे तो स्टॉक मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केट, यहाँ पे करेक्शन कर लो यार, गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स का मार्केट अगर होगा तो ये तीनों ही परफेक्ट कंपटीशन होंगे, तो फिर आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मोस्ट लाइकली टू बी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव? बेटा ऑटोमोबाइल और स्टील इंडस्ट्री तो ओलिगोपोली का पार्ट है, और इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मोनोपोली का पार्ट होता है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में कार रिपेयर चला जाएगा। ऑप्शन सी सही है। Some economists have suggested that oligopolists tend to maintain stable prices when there are changes in the demand for their products on their or their cost of production. प्राइस कांस्टेंट रखते हैं ओलिगोपोलिस, ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा है? ये किंग डिमांड कर्व में हमको बताया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो सम गेन? अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। बेटा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर। जीरो सम गेन समझ रहे हो, मतलब एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान, बेनिफिट ऑफ वन एंड लॉस ऑफ अनदर, एंड दैट इज व्हाई जीरो सम गेन का करेक्ट ऑप्शन इज कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर। एक का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो दूसरे का कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन द ट्रांसफर पेमेंट इन द सेम ऑफ नेशनल अकाउंट्स? किस सेंस में? नेशनल अकाउंट्स के सेंस में ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। फैमिली अलाउंस दे रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अलाउंस दे रहे हो, तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट होता है। डिसेबिलिटी पेंशन भी ट्रांसफर पेमेंट होता है। डिविडेंड्स आर नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। डिविडेंड्स आप बेसिकली जो स्टॉक होल्डर्स को आप देते हो, प्रॉफिट का एक शेयर आप दे रहे हो, एंड दैट इज वाई वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी इज कि नॉमिनल जीडीपी यूजेस एक्चुअल प्राइस लेवल। रियल जीडीपी बेस प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल जीडीपी एक्चुअल प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। ऑप्शन सी सही है। रिसेशन इज अ डिक्लाइन इन। बेटा रियल जीडीपी में मेनली जब डिक्लाइन होता है तो उसे रिसेशन कहते हैं। हालांकि ये 6 महीना से लेके 1 साल ये सारा डेटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस में कवर्ड है, तो हमको बी के साथ जाना पड़ेगा। 6 to 12 months, 6 months या मोर, ऐसा कुछ डेटा स्पेसिफाइड नहीं है बिजनेस साइकिल्स में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर अ पर्सन टू कीप हिज रियल इनकम स्टडी एट अ सर्टेन लेवल। अगर आप अपनी रियल इनकम कांस्टेंट रखना चाहते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं इकोनॉमी में, उस स्पीड से तुम्हारी नॉमिनल इनकम भी बढ़ती जाए। तो नॉमिनल इनकम राइजेस एज फास्ट एज द प्राइस इंडेक्स। अ गुड क्वेश्चन अगेन शुड बी मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द जीडीपी गैप इज पॉजिटिव। जीडीपी गैप समझते हो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी, इन दोनों का डिफरेंस। अगर ये पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल जीडीपी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल जीडीपी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अ गुड क्वेश्चन शुड बी मार्क्ड। क्वेश्चन नंबर
29 है, द गवर्नमेंट मेक्स द प्रोविजन ऑफ विच गुड्स। कौन से गुड्स यार? पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स का प्रोविजन करती है। ज्यादा ये वाले गुड्स प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कंसिस्ट इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, ये सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड बी यूज्ड टू फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज। बेटा, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी। ऑप्शन ए सही है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे ऑब्टेन होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन। वैल्यू ऑफ मनी किस चीज पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर मनी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अगेन। क्वेश्चन 34 है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस। कब बढ़ेगा डिमांड मनी का? जब रेपो रेट बढ़ जाएगा। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो कम लोग डिमांड करेंगे मनी, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है लोन पे। लेकिन रेपो रेट जब गिर जाएगा तब डिमांड बढ़ जाता है मनी का, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सस्ते लोन्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन 35 है, व्हेन द सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू एक्सपांड द क्रेडिट। अगर वो ज्यादा लोन बांटना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? रेज दी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं, इससे तो लोन और कम लेंगे लोन लोग। रेज दी वेरिएबल रिजर्व रेशियो नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए, इससे भी लोन कम बटेंगे। लोअर बैंक रेट को कम किया जा सकता है और परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अगर वो परचेज करेंगे सिक्योरिटीज तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाएगा। सी और डी ऑप्शन दोनों सही है, हालांकि ऐसा होगा नहीं इन एग्जाम। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सॉरी, is not an instrument of selective credit control. Correct option would be option B. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is called the rate of interest charged by RBI for lending money to various commercial banks by rediscounting bills of exchange? बेटा, डिस्काउंट रेट दूसरा नाम होता है बैंक रेट का। करेक्ट इज ऑप्शन ए। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लेस देन द ऑनगोइंग प्राइस। बेटा, इसे डंपिंग कहा जाता है। जब ऑनगोइंग प्राइस से कम पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हो उसे डंपिंग बोलते हैं। ऑप्शन डी सही है। Comparative advantage is determined by the amount of resources needed to produce a good, the money cost of producing any good, the opportunity cost of producing any good. But a comparative advantage opportunity cost से link किया जाता है, and that is why correct is option C. Again, a good question should be marked. Question 40 है, a lump sum tax per unit on imports is known as specific tariff कहते हैं उसे। Question 41 है, a key effect of devaluation is, आपकी डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो जाती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसीज। ऑप्शन ए सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी, कब इम्पोज कर सकती है? जब एनी आर्टिकल इज इम्पोज इनटू इंडिया इन इंक्रीज क्वांटिटी। जब इम्पोर्ट बढ़ते जा रहे हैं किसी कंट्री के तो आप इम्पोज कर सकते हो। और सच इंक्रीज इम्पोर्टेशन इज कॉजिंग और थ्रेटनिंग इंजुरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। यार, इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही है। दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, दैट इज व्हाई करेक्ट इज बोथ ए एंड बी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अ गुड क्वेश्चन, ये कवर्ड नहीं है मॉड्यूल में, अच्छा क्वेश्चन है ये। काउंटर वेलिंग ड्यूटी शुड नॉट बी लेवीड, कब नहीं लेवी करनी चाहिए? जब एक्सपोर्ट के परफॉर्मेंस से लिंक्ड है एक्सपोर्ट की सब्सिडी, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल रही है। ये सब्सिडी relates to the use of domestic goods over imported goods. वो सब्सिडी इसलिए मिल रही है क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू imported goods. Subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in the manufacture, production और export. यार, थोड़े ही लोगों पे वो सब्सिडी लगाई है। तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, दैट इज द करेक्ट ऑप्शंस ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली अनफेवरेबल क्यों हो जाते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होने लग जाती है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट प्राइसेस, क्योंकि हमारी कंट्री, हमारे जैसी कंट्री में मेनली एक्सपोर्ट की जाती है प्राइमरी कमोडिटीज रादर देन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उनकी प्राइसेस उतनी ही गिरती जाएंगी, क्योंकि ये इनकम के साथ इनइलास्टिक डिमांड होती है इनकी। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे इनका डिमांड अपने स्पीड से नहीं बढ़ेगा जितना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का बढ़ेगा, लग्जरी गुड्स का बढ़ेगा। मोस्ट टैरिफ्स हैव ओनली रेवेन्यू इफेक्ट, प्रोटेक्टिव इफेक्ट। बेटा, दोनों होता है। ये आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी करते हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं। Which of the following statements are correct regarding FDI under automatic route in India? FDI in India under automatic route does not require prior approval either by government or RBI. दोनों का अप्रूवल नहीं चाहिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है। और बी है, investors are only required to notify the concerned regional office of RBI before receipt of inward remittances and file required documents with that office before the issue of shares to foreign investors. Foreign investors को इशू करने के पहले आप शेयर्स इशू करने के पहले आपको केवल आरबीआई के उसी रीजनल ऑफिस को नोटिफाई करना होता है।
दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है, दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। टीडीआर क्या होता है यार? जब ओवरसीज बैंक शेयर्स डोमेस्टिक कंपनी के इशू करती है, उसकी एक रिसीट देती है, तो उसे जीडीआर कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 47 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, it's a receipt issued by overseas bank in lieu of the shares of domestic company. An act of interference by central bank to influence the exchange rate, बेटा उसे managed float कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। So the following is a false statement. Long run में, very long run में, it focuses on growth of productive capacity. Absolutely correct है। Productive capacity को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। In very long run, productive capacity is assumed to be given. ये गलत है। Productive capacity generally दी नहीं जाएगी, and that is why correct option is option B. शॉर्ट रन में प्रोडक्टिव कैपेसिटी फिक्स होती है, गिवन होती है, लॉन्ग रन में नहीं। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मींस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट इंटरैक्शंस, ऐसा तो नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब फैक्ट्स। ओके, तो ओनली लुक्स एट दी बेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी नहीं है, तो गलत है। एग्जामिन्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। nation's GDP is calculated by C plus I plus G plus X minus N, X minus M, ऑप्शन ए सही है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करके निकाला जाता है। द अमाउंट ऑफ आफ्टर टैक्स इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड इज मेजर्ड बाय, उसे कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम, ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ओज टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स? बेटा वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। टोटल अमाउंट ऑफ मनी को कहा जाएगा नेशनल डेट, ऑप्शन ए सही है। फिस्कल डेफिसिट तो हर साल का निकलता है ना, इट इज एन ईयरली थिंग। लेकिन टोटल डेट सारे फिस्कल डेफिसिट्स को ऐड करके जो निकाला जाएगा वो नेशनल डेट होगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? बेटा स्टेबिलिटी लेकर आना, मतलब रिसेशन अगर आपकी इकोनॉमी चल रहा है तो आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओगे, और एक्सपेंशन अगर हो रहा है आपकी इकोनॉमी में तो आप कंट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी लगाओगे। इसे बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। गुड क्वेश्चन अगेन, कैन बी मार्क्ड। कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू कैपिटल फ्लाइट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी? ऐसे इन्वेस्टमेंट जो जल्दी से बाहर हो जाएंगे इनस्टेबिलिटी के टाइम में, उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। कंसेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स केनीशियन थ्योरी में बेटा इसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। गुड क्वेश्चन, डिफरेंट कैटेगरी अगेन। Mr. Amit is a stock market trader. Through inside information, comes to know that share price of X Limited is likely to go up in future. So he purchases the shares to make the gain by selling them later at a higher price. But ऐसे बोला जाएगा asymmetric information, किसी के पास ज्यादा information है और दूसरे के पास कम information है। Question 59 है, which concept involves a one shot injection? अब बेटा इसे pump priming कहा जाता है, again different category of question है। वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू द इकोनॉमी, जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो, उसे पंप प्राइमिंग कहेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/RR के थ्रू कैलकुलेट होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 गिव्स अस 2। रिजर्व रिक्वायरमेंट 50% की देके रखी है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन्वॉल्व्स टोटल बैन इम्पोज बाय गवर्नमेंट, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए या फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री पे? बेटा सबसे टिपिकल बैन होता है एम्बार्गो, सबसे स्ट्रिक्ट बैन है एम्बार्गो, ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी बाय पॉल क्रूगमैन? ये कंसिडर करता है कि यार अगर दो कंट्रीज सिमिलर प्रोडक्ट्स में भी डील कर रही है तो भी एक्सचेंज होता है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कंपैरेटिव कॉस्ट में कवर्ड है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी पॉल क्रूगमैन ने यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी सजेस्ट किया है और नेटवर्क इफेक्ट भी सजेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर, बेटा परफेक्ट कंपटीशन में एक सेलर चेंज नहीं कर सकता है मार्केट प्राइस। रेलवे मोनोपोली का एग्जांपल है, हमारी कंट्री में तो गवर्नमेंट के हाथों में है। डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में ज्यादा इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर? लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर इन सब में से है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि ये डायरेक्टली देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में। वी कैन से इंडियन एग्रीकल्चर हैज बिकम मॉडर्न सिंस, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी पे शिफ्ट हो चुके हैं। लोगों ने अपना एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है फार्मर्स का टुवर्ड्स टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट टैक्स तीनों हैं, एंड दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन डी। पर्टिकुलर लेवल ऑफ एडी विच इज इक्वल टू एएस, इसे बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब होता है गवर्नमेंट के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, इफेक्टिव डिमांड में चेंज, इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज, मनी सप्लाई में चेंज, इसे करेक्ट इज डी ऑल ऑफ द अबव। हॉटरे की ट्रेड साइकिल, इस हॉटरे ने बोला है ट्रेड साइकिल का मेन कारण है क्योंकि मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं, इट्स अ मॉनेटरी फिनोमेना, ऑप्शन ही सही है। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, चेम्बरलिन ने। एनवेलप कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहा जाता है। पीक्स एंड ट्रफ्स, इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ई नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है सारी एपीएमसी मंडीज को जो कंबाइन करना है, एंड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन सी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग है 63rd। नीति आयोग का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इवॉल्व अ स्टैंडर्ड सॉरी to evolve a shared vision of national development priorities, sectors, and strategies with active involvement of states. States को involve करके आपको shared vision create करना है. Then foster comparative cooperative federalism to develop mechanism to formulate credible plans. तीनों ही option सही है, तीनों ही statement सही है, नीति आयोग के objective में देके रखे हैं. Correct is option D, all of the above. Statutory status SEBI को मिला था 1992 में. Three components of FDI: इक्विटी कैपिटल के थ्रू, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू, रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स के थ्रू, इंटरकंपनी लोन्स के थ्रू भी एफडीआई होता है। करेक्ट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन, बेटा वो अप्लाइड टैरिफ होता है। मनी कॉस्ट किस में कंसिडर की जाती है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड में, हेक्स का रोलिन जिसे कहा गया है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कौन से थ्योरी में कहा गया है, न्यू ट्रेड थ्योरी, लेटेस्ट वाली थ्योरी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की है। रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई को कमर्शियल बैंक उधार देती है तो रिवर्स रेपो रेट चार्ज हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू आरबीआई। अंडर विच यूनियन कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है, बेटा उसे इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है, सारी पॉलिसीज भी सेम है आपकी इकोनॉमिक की। डब्ल्यूटीओ comprises majorly, WTO में डेवलपिंग नेशन सबसे ज्यादा है, अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी मार्क्ड। मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा मॉनेटरी बेस से भी डायरेक्ट रिलेशन होता है और मनी मल्टीप्लायर से भी होता है, यहाँ पे बी और डी दोनों ही सही है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा आइडियली। रिजर्व रेशियो, सॉरी रिजर्व मनी कौन देता है, इट इज गिवन बाय आरबीआई। देन 90 है, फर्म मेक्स अ इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस, बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट। देन ग्रॉस वैल्यू मेथड इज एम्प्लॉयड इन इंडिया टू अवॉइड डबल काउंटिंग। यार ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो ताकि आप डबल काउंटिंग अवॉइड कर पाओ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन अ मंथ कैलकुलेट होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब आइसो कॉस्ट लाइन बिकम्स टैंजेंट टू आइसोक्विंट, ऑप्शन सी सही है। ब्रेक इवन पॉइंट तब आता है जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाए और सेविंग जीरो हो जाए, मतलब बी और सी दोनों ही सही है। डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप होता है। वेरिएबल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर कौन सा नहीं है, ओके तो न्यू बिल्डिंग परमिट्स तो होता है। प्राइम रेट इज नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, प्राइम रेट मतलब जो बैंक्स उनके एलाइड कस्टमर्स को ऑफर कर रही हैं। डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू, बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डर्टी फ्लोटिंग किया जाता है। और कैपिटल रिसीट इनमें से रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग तीनों ही हैं, दैट इज वाई करेक्ट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज, वॉल्यूम के बेसिस पे अगर देखें तो मार्केट को होलसेल और रिटेल दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन से कॉस्ट कर्व का शेप यू शेप नहीं होता है, नॉट ऐड कर लो क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, एएफसी कर्व। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।